नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक दावा करते हुए कहा है कि उनका जेल में 8.5 किलो वजन कम हो गया है। इसको लेकर सरकार ने भी पीटीआई के मार्फत जेल प्रशासन के सूत्रों द्वारा एक खबर लीक करवाई है, जिसमें कहा गया है कि उनका सिर्फ 2.5 किलो वजन ही कम हुआ है और वो एम्स के डॉक्टरों की देखरेख के अंदर रह रहे हैं। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनसे पहले प्रचंड दहल नेपाल के प्रधानमंत्री थे। जब नेपाल पार्लियामेंट में उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा गया तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाए। जो नेपाल कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया था। इसके अलावा लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जो यूनाइटेड लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जो पार्टी थी उसने भी अपना सपोर्ट खींच लिया था। अब नेपाली कांग्रेस की मदद से केपी शर्मा ओली अगले नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे। झारखंड के बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जब उनकी गिरफ्तारी की गई तो हेमंत सोरेन ने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा था कि उनकी गिरफ्तारी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए की जा रही है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से एक राजनीतिक यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। बता दें कि इस यात्रा के दौरान वे बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के हिसाब मांगेंगे और लोगों के बीच में जाके उस हिसाब की बातचीत रखेंगे। आपको बता दें कि इसमें जो एसआर ग्रुप है, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जो ग्रुप है वो शामिल नहीं हो रहा है। असंध के जो विधायक गोगी हैं उन्होंने भी बयान देके कहा है कि उनको न्योता नहीं दिया गया है। हरियाणा में कांग्रेस के कई गुट हैं और कहा जा रहा है कि ये हुड्डा गुट की यात्रा है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल पार्टी में सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप को अब चैलेंज मिल रहा है। आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी के कार्यालय में दलजीत सिंह चीमा और बलविंदर सिंह भुंदड़ ने उनकी लीडरशिप को चैलेंज किया और कहा कि सुखबीर सिंह बादल को हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा और कई गुटों की बैठकें भी अलग अलग शहरों में हुई जिसमें सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप को चैलेंज किया गया। आज पंजाब के अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पर 500 जत्थेदारों की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता ज्ञानी रघुवीर सिंह ने की और इस बैठक में फैसला लिया गया कि सुखबीर सिंह बादल को अगले 15 दिन में उनके पिछले कार्यकलापों का जवाब देना होगा। खालिस्तान समर्थक भाई अमृतपाल सिंह ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर इंडियन पार्लियामेंट में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 22 जुलाई से जो मानसून सत्र हो रहा है उसमें वे शामिल होना चाहते हैं और उसको लेकर पूरी आवश्यक चीज़ें की जाएं। लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी बीजेपी को अब खतरा नजर आ रहा है। बीजेपी 226 सीटों में से सिर्फ 86 पर सिमट गई है। 19 पद खाली हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे मामलों के लिए अब राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। हरियाणा में किसान आंदोलन एक बार फिर से उफान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के किसान 17 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। नवदीप सिंह जलबेड़ा की रिहाई के लिए ये घेराव होगा। नवदीप सिंह जलबेड़ा 28 मार्च से ही जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो कि अरविंद केजरीवाल के बारे में है। अरविंद केजरीवाल हम सबको पता है कि तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से ईडी वाले मामले में तो एक हिसाब से जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी भी सुनवाई हो रही है। 17 जुलाई को सीबीआई को उनके गिरफ्तारी को लेकर जवाब दाखिल करना होगा। उससे पहले क्या हो रहा है कि सरकार कुछ खबरें प्लांट करवा रही है और आम आदमी पार्टी कुछ दावे कर रही है। दोनों की बातों में कोई सच्चाई समझ नहीं आ रही, लोग कंफ्यूज हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल का जेल में 8.5 किलो वजन कम हुआ है। इसको लेकर पीटीआई के थ्रू सरकार ने खबर प्लांट करवाई है कि जेल प्रशासन का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का सिर्फ 2.25 किलो वजन ही कम हुआ है और वे एम्स के एक डॉक्टरों की बोर्ड की देखरेख में हैं। तो ये खबरें चल रही हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देखिए किस हिसाब से जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही शहजाद पूनावाला ने तो ये तक क्लेम कर दिया कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम नहीं हुआ है बल्कि 8-8.5 किलो वजन बढ़ा है। तो एक हिसाब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दिल्ली में दिलचस्प फाइट देखने को मिल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर और सोशल मीडिया पे ये इंडिया में लगातार वायरल हो रहा है। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर नेपाल से आई। नेपाल हम सबको पता है कि इंडिया का
साथ लगता सूबा है। जब हरियाणा पंजाब के नौजवान डंकी मार के अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो जब वो अपने घर वालों से मिलने आते हैं तो हम सबको पता है कि वो नेपाल आते हैं और नेपाल से फिर वो चोरी छुपे भारत आते हैं। बहरहाल नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। पहले नेपाल के प्रधानमंत्री थे प्रचंड दहल, उनका पूरा नाम तो पुष्पकमल दहल है। हालांकि उनके जब वो आंदोलनकारी थे और वो माओवादी एक नेता होते थे, जंगलों में रहते थे और मिलिटेंट होते थे, तो जब वो खाड़कू थे उस समय उनको ये नाम दिया गया था प्रचंड दहल। बाद में उन्होंने इलेक्शन का रास्ता अपनाया और उन्होंने माओवादियों का रास्ता छोड़कर इलेक्शन में वो आ गए थे और नेपाल में वो प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जो नेपाल पार्लियामेंट में पिछले दिनों में वो अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाए। बहुमत साबित ना कर पाने के कारण उनकी जगह पे अब केपी ओली शर्मा अब अगले नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे। वो 4 बार पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जो केपी ओली शर्मा हैं, इनको जो साथ मिला है वो नेपाली कांग्रेस का साथ मिला है। ये खुद जो केपी ओली शर्मा, ये भी एक लेफ्ट पार्टी है, वहाँ पर यूनाइटेड लेनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी, उसके मेंबर हैं। नेपाली कांग्रेस है वहाँ पर। और एक जो माओवादी सेंटर जो पार्टी थी वो पुष्प चंद्र दहल की पार्टी थी, जिसको प्रचंड दहल कहा जाता है। और उनके सिर्फ 32 वोटें ही उनको मिली और हम सबको पता है कि 296 वोटें हैं नेपाल की पार्लियामेंट में और सिर्फ उनको 32 मिली, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद से उतर गए हैं। उनकी जगह पे केपी चंद्र शर्मा अगले एक हिसाब से नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे। उनकी शपथ ग्रहण समारोह हो जाने के बाद वो फॉर्मली एज ए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जाने जाएंगे। अब हम अगली खबर की ओर बात करते हैं। अगली खबर है झारखंड से। झारखंड के हेमंत सोरेन के बारे में मैंने कई बार बुलेटिन में जिक्र किया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी जनवरी में, तब भी मैं अपने बुलेटिन में बताता था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब वो जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने दोबारा बतौर मुख्यमंत्री पद शपथ ली है। उस समय जब वो जेल में गए थे तो उन्होंने केंद्र सरकार पे और नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों को दबाने की कोशिश कर रही है, उनको एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अब उनको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद वो पहले मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही वो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में आके उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया ट्विटर पे। मेरे हिसाब से उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी साहब आपने मुझे जेल में डाला लेकिन मैं कोर्ट से बरी होकर दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आपके पास आया हूं, आप एक अपराधी के हैसियत से नहीं। एक हिसाब से इसको हम पॉलिटिकल स्टायर भी कहते हैं। उन्होंने जो फोटो डालकर एक हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसने की कोशिश की है। उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और जो इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं उनसे भी मुलाकात की, अपोजिशन पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात की और एक हिसाब से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली दौरे पर हैं और अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अब हम अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर हरियाणा से आई। हम सबको पता है कि हरियाणा में सिर्फ 2 महीने ही बच गए हैं विधानसभा चुनाव को। इसको लेकर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट भी दिख रही है और कांग्रेस क्लेम कर रही है कि अब की बार वो सत्ता में आएंगे। जो हुड्डा गुट है वो बहुत ज़्यादा तैयारियों में जुटा हुआ है और आज दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे जवाब नाम से एक यात्रा करनाल से शुरू की है। हम सबको पता है कि सीएम जो सैनी है, नायब सैनी, और जो इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे मनोहरलाल खट्टर, उनका गढ़ माना जाता है करनाल और यहीं से ही आज दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। हालांकि इस यात्रा से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट ने दूरी बना रखी है। विधायक जो शमशेर सिंह गोगी हैं असंध के, करनाल के असंध सीट से, उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि हमें तो कोई इस यात्रा के बारे में बताया नहीं गया, हमें तो न्योता ही नहीं मिला। तो एक हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है और एक गुट हमेशा दूसरे गुट की पैर खींचता रहता है। हुड्डा गुट इस समय स्ट्रोंग है। उसका रीजन एक ये भी है कि लोकसभा में 9 की 9 सीटें हुड्डा के कहने पर दी गई थी और कुमारी शैलजा की सीट को हम छोड़ दें सिरसा की, तो उसके अलावा जितनी भी सीटें थी सब हुड्डा के कहने पे दी थी केंद्र ने और उनमें से 5 जीतने में कामयाब रहे। और हुड्डा ही जो अभी जो हम कहें कि जो उदयबान है वो उन्हीं जो प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के वो हुड्डा गुट के ही हैं। तो इसलिए एक ये मिक्सचर सा पूरा एक फॉर्मेशन है जिसमें हुड्डा लीड कर रहे हैं और जो बाकी के गुट हैं वो पीछे की ओर हैं। तो ये यात्रा कई मायने में अलग अलग तरीके से काम करेगी। एक तो ये जो 10 साल मनोहरलाल खट्टर ने 9.5 साल कही है, अब 6 महीने तो नायब सैनी के लगेंगे। हालांकि 10 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा हरियाणा में,
इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया, बीजेपी ने क्या काम किए क्या नहीं किए। जाट आरक्षण आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन, महिला पहलवान आंदोलन, कर्मचारियों के आंदोलन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, दलितों के आंदोलन और जो मुसलमानों के आंदोलन, मुसलमानों के आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हरियाणा में हुए हैं। इस करके एक हिसाब से खट्टर सरकार और जो नायब सैनी सरकार है ये घिरेगी। बीजेपी की 10 साल के कार्यकाल का जो पूरा लेखा जोखा है वो घिरेगा। हालांकि जो यात्रा थी दीपेंद्र हुड्डा की, मैं खुद कवर करने गया था, मैं आज करनाल में ही हूँ, करनाल से ये बुलेटिन कर रहा हूँ, तो उस यात्रा मैंने देखा बहुत व्यवस्थित तो नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे और एकदम से लोग फोटोएं सेल्फी खिंचवाने के लिए दौड़ रहे थे। तो अव्यवस्था में ये यात्रा शुरू हुई। मेरे हिसाब से राजनीतिक यात्राओं का एक महत्व होता है, थोड़े से एक हिसाब से कहें कि ज़्यादा ताम झाम के साथ ये यात्रा करनी चाहिए थी, उन्हें थोड़ा सा संभलना भी चाहिए था, अच्छे से एक प्लान करके यात्रा करते। ये थोड़ा दिखावा ज़्यादा लग रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस समय कांग्रेस की एक हिसाब से लहर भी चल रही है, हो सकता है कि 60 से 65 सीट भी कांग्रेस जीत सकती है हरियाणा में सर। अगर लेकिन जो गुटबाजी है, जैसे मैंने कहा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, ये तीनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये गुटबाजी कहीं ना कहीं बीजेपी को एज देगी। आज जो यात्रा शुरू हुई, मैंने बीजेपी के कार्यक्रम भी अटेंड किए हैं। बीजेपी के कार्यक्रम ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। कांग्रेस का जो ये कार्यक्रम था ये इतना व्यवस्थित नहीं था, तो ये एक डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। और इसको लेकर जो नायब सिंह सैनी हैं उन्होंने निशाना भी साधा है दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पे। उन्होंने कहा है कि हमारे तो 10 साल के हिसाब हम दे देंगे, पर इन्होंने जो 10 साल राज किया 2005 से लेकर 2014 तक, उसका हिसाब किताब ये लोग कब देंगे। तो इसको लेकर जो एक हिसाब से कहें कि मौके के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने भी एक क्रिटिकल हमला किया है, एक हिसाब से आलोचना की है दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा शुरू करने को लेकर। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, पंजाब से आई। पंजाब में भी राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज हो रहा है। हालांकि हम सबको पता है कि जो उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल को में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। हमने सबने देखा कि जालंधर वेस्ट की सीट पर श्रोमणी अकाली दल को ना के बराबर वोटें मिले, डिपॉजिट भी नहीं बचा पाई। उसको लेकर बहुत सारी गहमागहमी है। आज दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भुंदड़ चंडीगढ़ में जो श्रोमणी अकाली दल का ऑफिस है वहाँ पर थे। वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस की और एक मीटिंग भी हुई। उसमें उन्होंने एंटी सुखबीर बादल एक हिसाब से पूरा मोर्चा खोला कि सुखबीर सिंह बादल लीडरशिप के कैपेबल नहीं है। 2007 से लेकर 2017 तक का जो 10 साल का जो श्रोमणी अकाली दल का कार्यकाल है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सवाल उन 10 साल में जो कुछ हुआ उन घटनाक्रमों को लेकर हुए, और कहा कि सुखबीर सिंह बादल पार्टी को रिवाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको बदला जाना चाहिए। ऐसे ही और भी कई लोगों की बैठकें पंजाब भर में हुई। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो एक हिसाब से कहें कि अकाली दल में हैं और जो अभी सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। मुझे लगता है इसको लेकर एक अलग से इंटरव्यू होना चाहिए। जो अकाली दल की पॉलिटिक्स कवर करते हैं सीनियर पत्रकार, मैं कोशिश करूंगा कि जो ये आने वाला शनिवार है इसमें अकाली दल की में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर मैं आप तक एक इंटरव्यू पहुंचा सकूँ। तो इस शनिवार को आप जरूर जुड़िएगा, ताकि शनिवार को आप अब की बार जो इंटरव्यू है अकाली दल को लेकर वो आप सुन सकें मेरा। तो अब हम इस खबर को थोड़ा और खोलते हैं। आज ही श्री अकाल तख्त साहिब पर भी 5 जत्थेदारों की बैठक हुई है, जिसको हम सबको पता है कि ज्ञानी रघुवीर सिंह जिसको लीड कर रहे थे, और पांचों जत्थेदारों ने सुखबीर सिंह बादल को 15 दिन का नोटिस दिया है कि जो 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल में जो कुछ चीज़ें हुई वो बेशक से आप लगा गुरमीत सिंह राम रहीम के मामले में हो या फिर जो जितने भी गोलीकांड हुए, जितनी भी बेअदबियां हुई, उन सब के मामलों में अकाली दल से जवाब मांगा गया है, सुखबीर सिंह बादल से जवाब मांगा गया है। तो सुखबीर सिंह बादल दो तरफा घिरे हुए हैं। एसजीपीसी भी उनसे जवाब मांग रही है। एक हिसाब से हम अगर श्री अकाल तख्त साहिब की उस इम्पोर्टेंस को देखें तो श्री अकाल तख्त साहिब भी जवाब मांग रहा है, एसजीपीसी भी जवाब मांग रहे हैं, और खुद की पार्टी में भी अगर तीसरफा भी कहें, 2 तरफा नहीं 3 तरफा कहेंगे, क्योंकि पार्टी में भी एक पूरे एक हिसाब से कहें कि पूरा गुट है वो उनके खिलाफ खड़ा है। बीबी जगीर कौर, दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर भुंदड़ और इवन प्रेम सिंह चंदू माजरा, एक लंबी लिस्ट है लीडरों की, सीनियर लीडरों की, जो सुखबीर सिंह बादल की लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। और उनकी लीडरशिप एक बार के लिए तो लगा था जब
हम बात करें कि 2023-24 में ऐसे लगने लग गया था, देश 2023 में खासकर, कि सर्वमान्य सुखबीर सिंह बादल लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उनकी लीडरशिप को चैलेंज किया जा रहा है। तो उसको लेकर बहुत सारी थियरियां हैं, वो तो जब हम इंटरव्यू करेंगे तो उसमें ज़रूर उसको थोड़ा खोलेंगे। हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो भी पंजाब से ही। पंजाब की खडूर साहिब से सांसद हैं अमृतपाल सिंह, खालिस्तानी समर्थक उनको माना जाता है, वो खुद भी क्लेम करते हैं। और उन्होंने अब मानसून सत्र जो कि 22 जुलाई से इंडियन पार्लियामेंट का शुरू होगा, मानसून सेशन इंडियन पार्लियामेंट का, उसमें शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस मानसून सेशन में शामिल होना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएं। ये चिट्ठी आई है, हालांकि अभी बहुत सारी डिटेल आना बाकी हैं। कल मैं ज़रूर इस पूरे मामले की, पूरी चीज़ की एक हिसाब से तफसील से बातचीत करके लोगों से मैं ज़रूर आपको अपने बुलेटिन में सुनाऊंगा। आज के लिए जानकारी इतनी है मेरे पास कि चिट्ठी लिखी गई है, ओम बिरला तक पहुंच गई है, और जो मानसून सेशन है उसमें भाई अमृतपाल सिंह शामिल होना चाहते हैं। तो बाकी जो पंजाब के पत्रकार हैं वो भी लगातार इस पे नज़र रखे हुए हैं। तो पंजाबी बुलेटिन करने वाले हमारे लोग साथी जो पंजाबी जो खबरें करते हैं वो आप तक ज़रूर इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर हम सबको पता है कि राज्यसभा के बारे में है, क्योंकि आज पूरा दिन राज्यसभा में बीजेपी की गिनती घटने के ऊपर इंडिया में एक डिबेट रहा है। आज कहा गया कि बीजेपी के पास सिर्फ 86 मेंबर, 86 मेंबर्स ही राज्यसभा में रह गए हैं, जबकि राज्यसभा हम सबको पता है कि 226 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 86 रह जाना, यानी कि हम कहें कि 50% जो सांसद हैं वो इस समय बीजेपी के पास राज्यसभा में नहीं हैं। एनडीए के पास हालांकि 101 सांसद हैं। तो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको पास करवाने में राज्यसभा में बीजेपी को मुश्किलात आएंगी। 19 के आसपास जो मेंबर्स की सीटें हैं वो खाली हैं इस समय राज्यसभा में। कईयों पे बाई इलेक्शंस भी होंगे, कईयों में बहुत सारे मामले हैं, कई मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा। तो बहुत एक लंबा सफ़र बाकी है बीजेपी का। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट आती है, पर अभी के लिए अल्पमत में हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में है और उनको इम्पोर्टेंट बिल पास करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में जो करारी हार बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हुई है उसको लेकर मुंह खोला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो वे चाह रहे थे वो बहुत सारी चीज़ें नहीं लागू हो पाई। आत्मविश्वास की अति आत्मविश्वास की मौजूदगी के कारण हमारा ये हाल हुआ है। बहुत सारे नेता गुटबाजी कर रहे थे। हम सबको पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निशाने पर आजकल योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व का जो अगला पोस्टर वो बताया जा रहा है वो योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर बात होती है तो लोग ज़्यादा योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, इसलिए अमित शाह खतरे में हैं। अमित शाह ने ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग हैं उनके पीछे भी छोड़ रखे हैं। इवन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं या बीजेपी के और कई नेता हैं, सीनियर नेता हैं, मौर्य हों, केशव प्रसाद मौर्य या और भी कई हों, वो उनके खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये थियरी भी चल रही है कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर किया है ताकि उनकी गद्दी बच सके। थियरीज बहुत सारी हैं, पर सवाल अभी भी यही है कि बीजेपी दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में पहुंची कैसे, पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी कैसे पहुंची। तो ये कई सारे सवाल हैं। बाकी एक खबर और रहती है, वो खबर है हरियाणा से। हरियाणा में किसान आंदोलन एक बार फिर से उफान पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के गांव-गांव में मीटिंगें हो रही हैं और 17 जुलाई को अंबाला के एसपी ऑफिस घेराव करने के लिए हरियाणा के किसान घरों से निकलेंगे। उनकी मांग ये है कि जो नवदीप सिंह वाटर कैनन, जो लड़का जिसने वाटर कैनन का मुंह मोड़ा था, उसको हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन से उठा लिया है और वो जेल में बंद है। 28 मार्च से ही जेल में बंद है और उसकी रिहाई के लिए किसान इकट्ठा होंगे, अंबाला एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि हरियाणा में किसान आंदोलन का उफान दोबारा से देखने को मिलेगा। पंजाब से भी किसान इसमें शामिल होंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान नवदीप सिंह की रिहाई के लिए पूरा एक कमर कस चुके हैं। बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, करमजीत अनमोल जैसे, करमजीत अनमोल कह रहा हूँ मैं, नाम भूल रहा हूँ उनका, अंबाला से ही है हमारे, रेशम अनमोल,
रेशम सिंह अनमोल जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो लगातार मदद भी कर रहे हैं नवदीप सिंह के पेरेंट्स की। वो रेशम सिंह अनमोल अभी पीछे उसकी बिजाई करने, उसके खेतों की बिजाई करने भी पहुंचे हुए थे। तो रेशम सिंह अनमोल जैसे जो आर्टिस्ट हैं, पंजाबी आर्टिस्ट हैं, उनके ऊपर गर्व भी होता है कि वो लगातार ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो एक हिसाब से खेती किसानी हो या पंजाबियत की बात हो, हरियाणवियत की बात हो, इनके साथ खड़े होते हैं। तो ये मोटा मोटा अपडेट है। बाकी 17 जुलाई को मैं आप तक ग्राउंड रिपोर्टें ज़रूर पहुंचाऊंगा कि नवदीप सिंह जलबेड़ा की रिहाई के लिए किस किस्म का आंदोलन होगा। आज के लिए इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ, नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो USA। शुक्रिया।